तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, याद है कुछ? कुछ क्रोमोसोम में पढ़ रहे थे ना? हाँ, क्रोमोसोम में कहाँ तक पढ़ लिए थे? कुछ याद है क्रोमोसोम के बारे में? क्या होता है क्रोमोसोम? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो कहाँ दिखता है? कौन से स्टेज में? मेटाफेज में दिखता है। किससे मिलके बना होता है? किससे से? और इसमें तीन चीजें होती हैं। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होती हैं। फिर इसके कुछ पार्ट पढ़े थे हमने। कौन कौन से होते हैं? क्रोमोसोम की दोनों आर्म क्या कहलाती हैं? क्रोमेटिड। जो सेंटर वाला पॉइंट होता है जहां दोनों ज्वाइन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। जो क्रोमोसोम का सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है तो टीलोमियर। जो क्रोमोसोम के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे क्रोमेटिन। क्रोमेटिन पे कुछ बीट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? क्रोमो क्रोमियर्स। ठीक। एक कभी कभी क्रोमोसोम की स्मॉल आर्म पे एक और कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट कौन सा आरएनए बनाता है? हाँ, आर आर एन ए। कौन सा आरएनए? आर आर एन ए। इसको और क्या बोलते हैं? एन ओ आर। बोलते हैं ना एन ओ आर। यहीं तक पढ़ा था? कुछ और पढ़ा था? इसके अलावा कुछ पढ़ा था? हिस्टोन प्रोटीन पढ़ी थी। प्रोटीन दो टाइप की होती है, एक होती है हिस्टोन प्रोटीन, एक होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होती है कितने टाइप की? 5 टाइप की। कौन कौन सी? H1, H2A, H2B, H3 और H4। इनमें जो स्टार्टिंग वाली होती है उनमें लाइसिन ज़्यादा पाया जाता है और लास्ट वाली में आर्जिनिन ज़्यादा पाया जाता है। ठीक। तो हमें उससे थोड़ा अब आगे पढ़ना था। आज पढ़ना था मॉडल्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक। नॉन हिस्टोन जरूरत नहीं है। नॉन हिस्टोन कभी नहीं पूछता है कि हिस्टोन के अलावा जो कुछ भी नॉर्मल प्रोटीन होती है सारी नॉन हिस्टोन ही है, तो वो नहीं लिखना होता है। ठीक। अब हमको पढ़ना है क्रोमोसोम के कुछ मॉडल। जैसे अभी हम लोगों ने एक सिंपल स्ट्रक्चर देखा था जो हमने ऐसे बनाया था, याद है? सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था। बनाया था ना ऐसा? सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बताई थी। फिर बताया था इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए और एक होता है प्रोटीन। ये तीन चीज़ें होती हैं। अब ये जो मॉडल्स पढ़ने हैं इनमें ये बताया जाता है कि जो डीएनए है, आरएनए है और ये प्रोटीन है, ये आपस में कैसे मिलती हैं, फिर जो जाके तुम्हारा फाइनल एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। बात समझ में आई? कि मतलब जो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है वो किस तरह से बनता है, वही हमको पढ़ना है, मॉडल्स। ठीक। तो सबसे पहला मॉडल डालो, फोल्डेड फाइबर मॉडल। सबसे पहला मॉडल कौन सा है? फोल्डेड फाइबर मॉडल। ठीक। सबसे पहले ये किसने दिया था? तो ये दिया था ईजे डू प्रॉ ने। ठीक। क्रोमोसोम का फोल्डेड फाइबर मॉडल किसने दिया था? ईजे डू प्रॉ ने। तो लिख लो गिवन बाई ईजे डू प्रॉ। ठीक। इसके अकॉर्डिंग क्या था मॉडल? कि जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो 230 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है। कितना होता है क्रोमेटिन फाइबर का? 230। लिखो ये, क्रोमेटिन फाइबर इज 230 एंगस्ट्रॉम। क्रोमेटिन फाइबर का जो साइज होता है कितना होता है? 230 एंगस्ट्रॉम या फिर 23 नैनोमीटर।
ठीक, 10 गुना कम होता है, या फिर 23 नैनोमीटर। अब इसके नाम से कुछ समझ में आ रहा है? नाम में क्या लिखा है? नाम में क्या लिखा है? फोल्डेड फाइबर, मतलब क्या होगा इसमें? फोल्ड होगा। इसमें क्या कहा गया कि जो ये 230 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर का जो क्रोमेटिन फाइबर होता है, ये कंटिन्यूअसली कॉइलिंग करता है। क्या करता है? कॉइलिंग करता है। और जब इसकी कॉइलिंग हो जाती है तो फाइनली इसकी सुपर कॉइलिंग होती है। कुछ बात समझ में आ रही है? एक होता है क्या, क्रोमेटिन फाइबर होता है। ठीक, क्रोमेटिन फाइबर जो याद है ना, ये धागा होता था डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ। ठीक, ये फाइबर होता है। ये कंटिन्यूअसली पहले क्या करता है, ये कॉइलिंग करता है। ठीक, कॉइलिंग करना मतलब जो डीएनए होता है वो कॉइल कर जाता है प्रोटीन के ऊपर। ठीक, कॉइलिंग होगी। जब एक बार कॉइलिंग हो जाती है तो उसके बाद ये फिर से दोबारा कॉइलिंग होती है, तो इसको बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। बात समझ में आई? तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग तुम्हारा डीएनए जो बनता है वो कैसे बनता है, क्रोमोजोम बनता है, कैसे बनता है? कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग के द्वारा। तो बस लिख लो इसमें, लिखो क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर अंडरगो, क्रोमेटिन फाइबर अंडरगो कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग, कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग। ठीक, ये बात समझ में आई? ये स्ट्रक्चर समझ में आया? इसमें क्या होता है, कैसे बनता है? तुम्हारा जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, फोल्ड होता रहता है। और जो फोल्ड होने के बाद क्या होता है, एक बार फोल्डिंग हो जाती है दोबारा फिर से फोल्डिंग होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, सुपर कॉइलिंग। तो इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग से। दूसरा मॉडल लिखो, न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। ये दिया था कॉर्नबर्ग और थॉमस ने। ठीक, फोल्डेड फाइबर मॉडल किसने दिया, इजे डुप्रॉन ने। न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल किसने दिया, कॉर्नबर्ग और थॉमस ने। देखो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ चीजें नाम दिखाई पड़ रहे हैं, न्यूक्लियोसोम और सोलेनॉइड। तो इसमें कुछ चीजें होती हैं जो बनती हैं, जैसे एक होता है इसमें न्यूक्लियोसोम कोर। क्या होता है, न्यूक्लियोसोम कोर। दूसरा होता है लिंकर डीएनए। ठीक, और तीसरा होता है हिस्टोन प्रोटीन, और उसमें कौन सी, मेनली H1 प्रोटीन। ठीक, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि तुम्हारा जो न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल में है, इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियोसोम कोर, एक होता है लिंकर डीएनए, एक होता है हिस्टोन। लिखो इसको, दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ, काट दो, लिखो इन दिस मॉडल, ऐसे लिखो इन दिस मॉडल, इन दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ, काट दो, इन दिस मॉडल क्रोमेटिन, क्रोमेटिन is made up of, chromatin is made up of nucleosome core, linker DNA and H1। ठीक, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियोसोम कोर, एक होता है लिंकर डीएनए और एक होता है H1। सबसे पहले ही डालो न्यूक्लियोसोम कोर।
न्यूक्लियोसोम कोर। देखो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मतलब न्यूक्लियोसोम कोर किससे मिलके बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से। अगला पॉइंट लिखो, इट इज न्यूक्लिएज रेजिस्टेंट। यही क्वेश्चन पूछता है, न्यूक्लिएज रेजिस्टेंट। न्यूक्लिएज क्या होते हैं, कुछ सुने हैं? देखो जितने भी एंजाइम होते हैं मैक्सिमम केस में लास्ट में क्या लगा होता है? एज। ठीक, तो इससे कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या है? ये एक एंजाइम है। ठीक, और जो एंजाइम के नाम मैक्सिमम रखे जाते हैं वो रखे जाते हैं इसके बेस कि वो क्या काम करते हैं। जैसे अगर वो यूरिया को तोड़ रहा है तो ये नाम हो गया यूरिएज। बात समझ में आ रही है? अगर लिपिड को तोड़ रहा है तो लाइपेज। ठीक, तो मेनली काम ऐसे रखे जाते हैं उनके नाम जिस पे वो काम कर रहे होते हैं। यहाँ ये तो समझ में आ गया, कोई एंजाइम है। ठीक, और ये क्या काम कर रहा है? न्यूक्लिक काम कर रहा है। मतलब ये क्या काम करते हैं? ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ऐसे एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब इनको अच्छे से पढ़ना है बहुत लास्ट में। अभी ये केवल जान लो, ऐसे एंजाइम जो क्या काम करते हैं? न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं। और न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं? दो होते हैं ना, एक डीएनए और एक आरएनए। न्यूक्लिक एसिड दो ही है ना, एक डीएनए और एक आरएनए। तो मतलब ये जो होते हैं एंजाइम या डीएनए को तोड़ेंगे या फिर आरएनए को तोड़ेंगे। यहां क्या लिखा होगा? न्यूक्लिएज रेजिस्टेंट। मतलब मतलब न्यूक्लिएज रेजिस्टेंट मतलब हाँ, मतलब इस पे जो ये न्यूक्लियोसोम कोर है इस पे ये वाला एंजाइम काम नहीं करेगा। बात समझ में आई? मतलब अगर तुम इसके ऊपर न्यूक्लियस एंजाइम डाल दोगे तो ये स्ट्रक्चर टूटेगा नहीं। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, डीएनए ब्रैकेट में लिखो 146 बेस पेयर। ठीक, प्लस ऑक्टामर। याद है ऑक्टामर? क्या होता था ऑक्टामर? हाँ, तो क्या क्या होता था इसमें? H1 छोड़ के बाकी सब होते थे ना। तो ये जो न्यूक्लियोसोम कोर बनता है ये इस तरह से बनता है कि इसमें 146 बेस पेयर का डीएनए रहता है जो क्या करेगा, इस ऑक्टामर के ऊपर क्या करेगा? कॉइलिंग करेगा। ठीक, लिखो अगला पॉइंट, डीएनए। कौन सा डीएनए? अब कौन सा वाला डीएनए? ये वाला डीएनए 146 बेस पेयर वाला। ठीक, डीएनए रैप। रैप मतलब हाँ लपेटता है। डीएनए रैप अराउंड ऑक्टामर। डीएनए रैप अराउंड ऑक्टामर बाई 1 carry 3/4 टर्न। कितना? 1 सही 3/4 टन। मतलब क्या होगा, जैसे मान लो ये ऑक्टामर है तुम्हारा। ठीक, इसके चारों तरफ डीएनए लिपटेगा। और कैसे लिपटता है? एक चक्कर तो पूरा हो गया। ठीक, दूसरा जाएगा यहां तक ये, और फिर यहां से दूसरा, दूसरे में ऐसे जाएगा फिर। कुछ बात समझ में आई? एक चक्कर पूरा लग गया ये वाला। अगर ऊपर वाला हटा दें तो समझ में आएगा सही से। यहाँ एक चक्कर देखो पूरा है। दूसरा कितना गया?
3 इससे गया, एक के साथ छोड़ दिया, तो इतना रैप करता है। इससे क्या बनेगा? एक न्यूक्लियोसोम कोर। बात समझ में आई? ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम कोर बनेंगे। बात समझ में आ रही है? जिनमें एक रहेगा ऑक्टामर, ऑक्टामर रहेगा, उसके चारों तरफ वही डीएनए लिपटेगा, कितना? एक सही 3/4, और ऐसे ये आपस में जुड़ते रहेंगे। कई सारे न्यूक्लियोसोम कोर जुड़ जाएंगे आपस में। ऐसे ही बन गए ना, ऐसे ढेर सारे ऐसे टुकड़े बन गए, ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियोसोम कोर क्या होता है कि एक ऑक्टामर होता है, उस ऑक्टामर के ऊपर डीएनए लिपटता है, कितना? एक सही 3/4। तो ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम कोर बन जाएंगे, बन जाएंगे। उसके बाद तुमने क्या पढ़ा इसके में? क्या होता था? एक लिंकर डीएनए होता ना लिंकर डीएनए। वो लिंकर डीएनए क्या करेगा? अब ये जो कई सारे जो बने हुए हैं ना, इन सबको आपस में जोड़ देगा। बात कुछ पहले पढ़ रही है? सबसे पहले मैंने क्या बताया कि एक ऑक्टामर है, ठीक? इस ऑक्टामर के चारों तरफ एक डीएनए लिपटेगा, ठीक? एक बन गया तुम्हारा ये। ऐसे ही दूसरा बनेगा, उसके भी चारों तरफ ऐसे ही बनेगा, 3/4 लिपटेगा। ऐसे कई सारे बनेंगे, बन गए। ये सब क्या है? ये न्यूक्लियोसोम कोर है। ये सब क्या है? न्यूक्लियोसोम कोर है। अब क्या होगा? इन सबको क्या होगा? आपस में जोड़ दिया जाएगा, ठीक? और जोड़ने के लिए कौन सा आता है? वही तुम्हारा डीएनए। बात समझ में आई कुछ? ये होता है सोलेनॉइड। तो पहले बना न्यूक्लियोसोम, फिर क्या बना? सोलेनॉइड। और लास्ट में क्या होगा? ये सारे सोलेनॉइड H1 के द्वारा बांध दिए जाएंगे। तो याद करो मैंने क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती थी? बताया था H1 सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर वही नहीं होगी तो ये सब आपस में नहीं बन पाएंगे। बात समझ आई? क्यों? बोलो। नहीं समझ में आई? क्या नहीं समझ में आया बताओ? क्या नहीं समझ आया तो बताओ। मैंने कहा ऑक्टामर याद है कि भूल गए? ऑक्टामर याद है क्या होता है? भूल गए हो? ये कभी बताई थी? ये बताई थी? और ये सब 2-2 यूनिट होती थी, याद है? ये मिलके कितनी 8 बन गई, नहीं बन गई? तो यही तो कहलाता है ऑक्टामर, ठीक? ये ऑक्टामर बना है एक, इसके चारों तरफ एक डीएनए लिपटेगा। और कितना लिपटता है? एक टर्न तो पूरा जाता है, ठीक? दूसरा टर्न जाता है कितना? यहां तक। चौथा हिस्सा खाली है। अब ये दूसरा एक खाली हो गया, ठीक? एक बना ये, एक बनी न्यूक्लियोसोम कोर, एक। ऐसे कई सारे बनेंगे, ठीक? अब ये टुकड़ों में पड़े हुए हैं। फिर क्या करेंगे? एक आएगा तुम्हारा लिंकर डीएनए। वो लिंकर डीएनए क्या करेगा? इन सबको आपस में बांध देगा। ये सब जुड़ गए, लेकिन अभी ये पूरी तरह से बंधे नहीं है, आपस में जुड़ गए हैं लेकिन बंधे नहीं है। इनको बांधने के लिए कौन आता है फिर? H1 आती है। वो H1 क्या करती है? इन सबको अच्छे से लपेट देती है। बात समझ में आई? और ये सब आपस में जब लिपट जाता है, तभी वही लिपट लिपट के धीमे धीमे ऐसे ऐसे करते करते, ऐसे ऐसे करते करते एक तुम्हारा क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर तैयार होता है, इस तरह से। बात समझ में आई? ये है तुम्हारा न्यूक्लियोसोम सोलेनाइड मॉडल, ठीक? तो न्यूक्लियोसोम कोर लिख गया। अगला लिखो लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए लिखो 8 से 114 बेस पेयर का। जो उसमें डीएनए था, वो वाला डीएनए था, वो कितने बेस पेयर का था? 146। वो अलग था डीएनए। ये वाला डीएनए कितने का है? 114, ठीक?
अगला लिखो, इट इज न्यूक्लिएज ससेप्टिबल, इट इज न्यूक्लिएज ससेप्टिबल। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? वो था रेजिस्टेंट, ये ससेप्टिबल मतलब वो टूटता नहीं था, और ये टूट जाएगा। मतलब जो हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, कहाँ गया, भूल गया, चला गया, जो हमने बताया था ना कि एक न्यूक्लियोसोम कोर बन गया ऐसे। ठीक, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम कोर है, इधर ये न्यूक्लियोसोम बने हैं ढेर सारे। अब तो ये याद है, समझ में आ गया ना, ये न्यूक्लियोसोम कोर बने हुए हैं। ठीक, इनके ऊपर अगर न्यूक्लियस डालोगे तो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर यही टूट जाएंगे तो पूरा स्ट्रक्चर ही गड़बड़ा जाएगा। ठीक, लेकिन इनको बांधने के लिए जो लग रहा था वो क्या था? लिंकर डीएनए। तो अगर इनके ऊपर न्यूक्लियस डालेंगे तो ये टूट जाता है, इसीलिए तुमने पढ़ा होगा कि डीएनए टूट जाता है, एंजाइम डालने पर डीएनए भी टूट जाता है, काट सकते हैं डीएनए को। आगे पढ़ेंगे बायोटेक में, काटेंगे डीएनए को। ठीक, बात समझ में आई? तो ये होता है न्यूक्लियस ससेप्टिबल। क्वेश्चन पूछता है कौन सा न्यूक्लियस रेजिस्टेंट है, कौन ससेप्टिबल है। ठीक, तो न्यूक्लियोसोम कोर जो है वो रेजिस्टेंट है, और लिंकर डीएनए ससेप्टिबल है। अगला लिखो, अगला पॉइंट, न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम पैक टुगेदर बाई न्यूक्लियोसोम पैक्ड टुगेदर बाई लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए एंड प्रोड्यूस न्यूक्लियोसोम फाइबर, एंड प्रोड्यूस न्यूक्लियोसोम फाइबर। ठीक, जो बताया वही बता रहा हूं ना, कि जो ये लिपट जाता है लिंकर डीएनए आपस में, तो ये क्या बना लेता है? न्यूक्लियोसोम फाइबर। और इसका साइज होता है 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये कभी अगर वो वाला आईसीआर वाला एग्जाम दोगे तभी उस समय ये सब क्वेश्चन पूछता है, कितने मॉडल कितने एंगस्ट्रॉम का होता है, कौन रेजिस्टेंट होता है, कौन ससेप्टिबल होता है, उन सब में पूछता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, इसका साइज कितना होता है? 100 एंगस्ट्रॉम। अगला पॉइंट लिखो, न्यूक्लियोसोम फाइबर न्यूक्लियोसोम फाइबर न्यूक्लियोसोम फाइबर क्या है? क्या है न्यूक्लियोसोम फाइबर? अभी बताया हूं, क्या है न्यूक्लियोसोम फाइबर? अभी तो बताया है, जो कई सारे ये बने हैं इनको आपस में बांध दिया गया ना, तो बांधने के बाद जो बना वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसोम फाइबर। अगला पॉइंट लिखो, न्यूक्लियोसोम फाइबर अंडरगो न्यूक्लियोसोम फाइबर अंडरगो सुपर क्वाइलिंग, अंडरगो सुपर क्वाइलिंग एंड प्रोड्यूस सोलेनॉइड। ठीक, ये बन गया न्यूक्लियोसोम बन गया था, ये बन गया सोलेनॉइड। ऐसे सोलेनॉइड फिर से कॉइलिंग होके पूरा क्या बना लेगा? क्रोमोसोम। ठीक, ये तुम्हारा क्रोमोसोम के दोनों मॉडल खत्म। इन सबसे क्वेश्चन क्या बनता है, किसने दिया? ठीक, और किसमें कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग होती है, सोलेनॉइड का साइज कितना होता है, कौन सा न्यूक्लियर रेजिस्टेंट है, कौन सा न्यूक्लियर ससेप्टिबल है, ये क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आया? क्यों? आ गया? अब डालो हेडिंग टाइप ऑफ क्रोमोसोम।
जब नहीं लिखा है ना, हाँ डालो, टाइप ऑफ क्रोमोसोम। क्या? टाइप ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ से क्वेश्चन आता है लगभग एग्जाम में, हर एक एग्जाम में। पहला लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। किसके बेस पे? सेंट्रोमियर के नंबर के बेस पे। कितने सेंट्रोमियर? सेंट्रोमियर क्या होता है? जो बीच में पार्ट होता है जो दोनों को बांध के रखता है, ठीक है। सेंट्रोमियर क्या होता है? एक पोर्शन मिडिल वाला पार्ट होता है जो दोनों क्रोमेटिड को आपस में बांध के रखता है, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो पहला क्लासिफिकेशन किया गया उसके बेस पे कितने उसके नंबर हैं, सेंट्रोमियर कितने हैं, ठीक। तो पहला इसमें होता है एसेंट्रिक। पहला क्रोमोसोम क्या है? एसेंट्रिक क्रोमोसोम, लिख लो, एसेंट्रिक क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम? एसेंट्रिक। ए का मतलब, ए का मतलब एक नहीं, ए का मतलब एब्सेंट। ए का मतलब एब्सेंट, तो इसका मतलब क्या होगा? सेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर, ए का मतलब एब्सेंट, मतलब क्या होगा? सेंट्रोमियर एब्सेंट। तो लिख लो सेंट्रोमियर एब्सेंट, सेंट्रोमियर एब्सेंट। क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछता है द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज एब्सेंट इज कॉल्ड एज, तो क्या कहलाएगा? एसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक। ए का मतलब एब्सेंट, तो इस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर नहीं पाया जाएगा। अगला, मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक, कुछ समझ में आ रहा है नाम? मोनो का मतलब एक, सेंट्रिक का मतलब, सेंट्रोमियर मतलब क्या होगा? एक सेंट्रोमियर, लिख लो, ओनली वन सेंट्रोमियर। ओनली वन सेंट्रोमियर, ठीक। जब सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है तो उस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? एसेंट्रिक क्रोमोसोम। और जब एक सेंट्रोमियर पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक। और अगला लिखो, पॉलीसेंट्रिक। पॉली का मतलब बहुत सारे, और सेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर, इसका मतलब क्या होगा? जब बहुत सारे सेंट्रोमियर पाए जाएंगे, लिख लो, वन मल्टीपल सेंट्रोमियर, मल्टीपल सेंट्रोमियर, ठीक। बात समझ में आई? जब एक क्रो सेंट्रोमियर होगा तो क्या कहलाएगा? मोनोसेंट्रिक। जब एक भी नहीं होगा तो एसेंट्रिक। जब तीन होंगे तो पॉलीसेंट्रिक, दो होंगे तो पॉलीसेंट्रिक, और एक होगा तो मोनोसेंट्रिक, ठीक। अब क्वेश्चन पूछता है कि जब क्रोमोसोम पॉलीसेंट्रिक होता है तो सेंट्रोमियर पाए कहाँ जाते हैं? तो उस कंडीशन में पाए जाते हैं कैसे? डिफ्यूज्ड। कैसे होते हैं? डिफ्यूज। अब डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? पूरे में फैले हुए होते हैं, ठीक। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है तुम्हारा, तो कभी यहाँ सेंट्रोमियर, यहाँ सेंट्रोमियर, यहाँ सेंट्रोमियर, पूरे में फैले हुए होते हैं, ठीक। तो लिख लो, इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन centromere are diffused. In this condition centromere are diffused.
और इसके एग्जाम्पल लिख लो पॉलीसेंट्रिक के। लुजुला, थायंटा, पैरास्कैरिस। ठीक, ये एग्जाम्पल है पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम के, किसमें पाया जाता है, तो लुजुला, थायंटा और पैरास्कैरिस, इन तीनों में मल्टीपल सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। ठीक, तो ये बताओ, ये इसमें कोई दिक्कत बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर नंबर पे, क्यों? नंबर के बेस पे समझ में आ गया। नंबर के बेस पे कितने टाइप के, कितने टाइप के, कौन कौन से? एसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब एब्सेंट, मोनोसेंट्रिक का मतलब एक, और पॉलीसेंट्रिक का मतलब मल्टीपल कॉपीज। ठीक, अगला लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। किसके बेस पे? पोजीशन सेंट्रोमियर, मतलब सेंट्रोमियर है तो, लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बेस पे। ठीक, सबसे पहला लिखो मेटा सेंट्रिक। मेटा सेंट्रिक, सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर, और मेटा का मतलब मिडिल। मतलब इसका क्या निकला, सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाएगा, मिडिल में पाया जाएगा। तो लिख लो व्हेन सेंट्रोमियर इज मिडिल, मीडियन, या सेंट्रोमियर इज इन मिडिल पोजीशन, कुछ भी लिख लो, सेंट्रोमियर इज इन मिडिल पोजीशन। ठीक, अब अगर सेंट्रोमियर एकदम बीच में है, तो दोनों आर्म का साइज कैसा होगा, छोटा बड़ा होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इसको ऐसा नहीं पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, ए क्रोमोसोम इन विच बोथ आर्म आर इक्वल। क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि एक ऐसा क्रोमोसोम जिसकी दोनों आर्म इक्वल होंगी, उसे क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। ठीक, और मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर कहाँ होता है, मिडिल में। और क्रोमोसोम का शेप कैसा दिख रहा है, वही शेप। तो ये सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, लिख लो, क्या लिखोगे, वी शेप क्रोमोसोम, both arm are equal in size, both arm are equal in size। ठीक, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है, मेटासेंट्रिक समझ में आ गया, सेंट्रोमियर कहाँ होगा, बीच में होगा। अगला सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक समझ में आ गया। अब लिखा है सब मेटासेंट्रिक, मतलब जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, एक होते हैं रजिस्ट्रार, एक होते हैं सब रजिस्ट्रार।
उससे थोड़ा छोटा होता है ना, उस छोटा पद का होता है। जैसे तहसीलदार, सब तहसीलदार होते हैं ना, सब तहसील मतलब सबका मतलब थोड़ा सा नीचे, मतलब जैसे यहाँ पर एकदम इक्वल बीच में है, यहाँ इक्वल बीच में नहीं, वो थोड़ा सा बीच के आसपास होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ एकदम मिडिल में इस तरह से है, ठीक, तो यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा इधर होगा, ठीक, लगभग बीच में है लेकिन एग्जैक्ट बीच में नहीं है। ठीक, लिखो, व्हेन सेंट्रोमियर इज, सेंट्रोमियर इज सब मीडियन, या लिखे, लिखो, व्हेन सेंट्रोमियर इज लोकेटेड, लोकेटेड on, located on one side of, one side of central point, one side of central point। ठीक, मतलब यहाँ जो मिडिल पोर्शन है उसके इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट बीच में नहीं होगा, और किनारे पे भी नहीं है, नहीं है ना किनारे पे, तो बीच के लगभग आसपास है। ठीक, तो इसमें शेप जो बनता है वो बनता है जे शेप। कौन शेप, जे शेप, तो इसको लिख लो, जे शेप। क्या दोनों आर्म इक्वल होंगी, नहीं इक्वल होंगी, अब बाकी किसी में इक्वल नहीं है। तीसरा, एक्रोसेंट्रिक, अगला कौन सा है, एक्रोसेंट्रिक। हम सेंटर से कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, नीचे नीचे मतलब टीलोमियर की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले मेटासेंट्रिक बिल्कुल बीच में, सब मेटासेंट्रिक बीच से थोड़ा और दूर, एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा और दूर, मतलब अब हम कहाँ पहुंच जाएंगे, लगभग कहाँ, लगभग टीलोमियर के पास। ये पॉइंट टीलोमियर है, टीलोमियर सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, एग्जैक्ट वहां पे तो नहीं है लेकिन लगभग उसके पास है। तो जब सेंट्रोमियर नियर टू टीलोमियर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। लिख लो, व्हेन सेंट्रोमियर इज, सेंट्रोमियर इज नियर टू टीलोमियर, नियर टू टीलोमियर। ठीक, एकदम टीलोमियर के पास है लगभग लेकिन टीलोमियर पे नहीं है, तो इसमें जो शेप बनता है वो कैसा बनता है, एल शेप। और लास्ट वाला लिख लो, अभी तो बता ही दोगे, टीलोसेंट्रिक कहाँ होगा, टीलोमियर पे। लिख लो, सेंट्रोमियर एट टीलोमियर। शेप कैसा होगा, ये आई शेप या फिर रॉड शेप। ये समझ में आए, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। जब बीच में होगा तो, बीच में होगा तो क्यों, जब बीच में होगा सेंट्रोमियर तो क्या कहलाएगा, मेटासेंट्रिक, और जब सबसे लास्ट में होगा तो टीलोसेंट्रिक, और बीच के पास में होगा तो सब मेटासेंट्रिक, और लास्ट के पास में होगा तो एक्रोसेंट्रिक। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, अगला लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ,
इन्वॉल्वमेंट इन सेक्स। मतलब वो सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, मतलब उनकी वजह से सेक्स का लिंग का निर्धारण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे एक होते हैं आटोसोम, दूसरे होते हैं एलोसोम। ठीक। आटो का मतलब होता है सेम, आटो का मतलब सेम, और एलो का मतलब डिफरेंट। ठीक। आटो का मतलब सेम, एलो का मतलब डिफरेंट। अब ये बताओ ऐसे कौन से क्रोमोसोम होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं? और केवल एक से सेम होते हैं? बताओ कितने क्रोमोसोम मेल और फीमेल में सेम होते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। 22 जोड़े सेम होते हैं, केवल 23वें जोड़े में अंतर आता है। तो आटो मतलब सेम, मतलब कितने जोड़े हो गए सेम? 22 जोड़े। मतलब ऐसे क्रोमोसोम जो सेक्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और जो सेक्स में इन्वॉल्व होंगे उनको, क्योंकि वही अलग अलग होते हैं, कौन से? एक्स और वाई, ये अलग अलग है ना। ठीक। तो जो क्रोमोसोम सेम होते हैं सब में उन्हें क्या कहेंगे? ऑटोसोम। और जो अलग अलग होंगे वो एलोसोम। मतलब ये सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे और ये वाले इन्वॉल्व होंगे। ठीक, लिख लो। पहला ऑटोसोम। नॉट इन्वॉल्व इन, लिख लो, नॉट इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन, नॉट इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक। दूसरे लिखो एलोसोम। एलोसोम में क्या होगा? इन्वॉल्व होंगे, लिख लो इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक। अगला लिखो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ सेल मतलब वो क्रोमोसोम किस टाइप के सेल में पाए जा रहे हैं। ठीक। सेल तुम्हारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है गैमेटिक सेल, एक होती है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल वो सेल होती हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती हैं, और गैमेटिक सेल वो होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेंगी। तो ऐसे क्रोमोसोम जो उन सेल में पाए जाते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं उन्हें क्या बोलेंगे? गैमेटिक क्रोमोसोम। ठीक। क्योंकि अब ये टर्मिनोलॉजी याद कर लेना, यही तुम्हारे आगे काम आएगी। ठीक। तो गैमेटिक क्रोमोसोम का मतलब ऐसे क्रोमोसोम जो सेक्स सेल में पाए जाएंगे, और ऐसे क्रोमोसोम जो सोमेटिक सेल में पाए जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? सोमेटिक क्रोमोसोम। बात समझ में आई? जो उन क्रो सेल में पाए जाएंगे जो रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं उन्हें क्या बोलेंगे? गैमेटिक। और जो उनमें पाए जाएंगे जो भाग नहीं लेती हैं वो सोमेटिक। बात समझ में आई? ये गैमेटिक क्रोमोसोम जो होते हैं इस सोमेटिक क्रोमोसोम के जस्ट हाफ होते हैं। ठीक। तो तुमने पढ़ा होगा कि गेहूं में 42 होते हैं, अब इसके हैप्लॉइड में 21 होते हैं।
सुना है ना? तो हैप्लॉइड 21 का मतलब ये है तुम्हारे गैमेटिक क्रोमोसोम। बात समझ आई? तुमने पढ़ा होगा मक्के में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 20। और तुमने जो अगर आजकल जो टेस्ट देना शुरू करोगे या फिर एग्जाम दोगे, तो वहां क्वेश्चन पता कैसे पूछता है कि गेहूं में मक्के में गैमेटिक क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, तो आंख बंद करके सब मार के आते हैं 20, क्योंकि पहला ऑप्शन होता है 20। अब पूछा क्या होता है? गैमेटिक क्रोमोसोम। और अब थोड़ा और आगे बढ़ गया, पूछता है इंडोस्पर्म में कितने पाए जाते हैं। तो इंडोस्पर्म हो जाते हैं 3n, 3 गुना, मतलब 10 20, और यहाँ कितने हो जाएंगे? 30। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। बात समझ में आई? गैमेटिक सोमेटिक। गैमेटिक का मतलब जो किस सेल में पाए जाएंगे? जो रिप्रोडक्ट में भाग लेंगी, रिप्रोडक्शन में। और सोमेटिक का मतलब जो भाग नहीं लेंगी। यहाँ पाए जाएंगे 2n, और यहाँ पाए जाएंगे n, और यहाँ पाए जाएंगे 3n। इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक, लिखो गैमेटिक क्रोमोसोम। सबसे पहला गैमेटिक क्रोमोसोम। फाउंड इन, ऐसे लिखो, फाउंड इन गैमेटिक सेल। फाउंड इन गैमेटिक सेल। बेस करके लिख लो। नॉट लिखो इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ठीक। गैमेटिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो तुम्हारे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अगला पॉइंट लिखो इसी में। ऑलवेज, ऑलवेज हाफ ऑफ, ऑलवेज हाफ ऑफ सोमेटिक क्रोमोसोम। ठीक। अगला पॉइंट लिखो। आल्सो कार्ड, आल्सो कार्ड हैप्लॉइड क्रोमोसोम। सुना होगा ना, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड का मतलब गैमेटिक क्रोमोसोम जो कहाँ पाए जाएंगे? गैमेटिक सेल में, मतलब ऐसी सेल जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगी। अगला लिखो सोमेटिक सेल, सोमेटिक, सोमेटिक क्रोमोसोम। फाउंड इन, फाउंड इन सोमेटिक सेल। फाउंड इन सोमेटिक सेल। डेस्क के लिखो। नॉट इन्वॉल्व इन, नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। और ये क्या होंगे? जो तुम्हारे गैमेटिक हैं उनके जस्ट डबल होंगे। ठीक। अब इनको डिप्लाइड नहीं लिखा रहा हूं मैं, डिप्लाइड इसलिए नहीं बोलते हैं इनको, क्योंकि टेट्राप्लाइड के भी सोमेटिक क्रोमोसोम होते हैं, हेक्साप्लॉइड के भी क्रोमोसोम होते हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं कौन सा प्लॉइड है? हेक्साप्लॉइड है। तो गेहूं के सोमेटिक क्रोमोसोम कितने होंगे? गेहूं में सोमेटिक क्रोमोसोम कितने हैं? 42। गेहूं में सोमेटिक क्रोमोसोम कितने हैं? 42। क्या वो डिप्लॉइड है? नहीं है। तो इसलिए सोमेटिक को डिप्लॉइड नहीं बोलते, लेकिन गैमेटिक को हैप्लॉइड बोलते हैं। बात समझ में आई? ये ध्यान रखना है कि सोमेटिक का जस्ट आधा होगा तुम्हारा हैप्लॉइड। ये तुम्हें याद रखना है। जो नॉर्मल तुम्हारी किताबों में लिखे रहते हैं ना, वो क्रोमोसोम, वो कौन से क्रोमोसोम होते हैं? सोमेटिक क्रोमोसोम होते हैं। वो किसी के हेक्साप्लॉइड होते हैं, किसी के टेट्राप्लॉइड होते हैं, किसी के ट्रिप्लॉइड होते हैं। कोई दिक्कत? अगला लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ
सिमिलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब वो कितने समान हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं होमोलॉगस और दूसरे होते हैं नॉन होमोलॉगस। ये सारे टर्म आगे पढ़ोगे तो इसलिए अभी क्लियर कर लेना जहां दिक्कत हो। डालो हेडिंग होमोलॉगस क्रोमोसोम। सबको समझ में आ रहा है? क्यों? तुमको आ रहा है? जहां दिक्कत हो बता देना पहले। होमोलॉगस। तो होमोलॉगस का मतलब क्या होता है कि ऐसे क्रोमोसोम जो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम होते हैं, मतलब ये दिखने में एक जैसे दिखेंगे ये। ठीक। और तुमने पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम जोड़े में रहते हैं, तो हमेशा यही क्रोमोसोम जोड़े में रहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम जोड़े में नहीं रहते हैं। तभी तुमने सुना होगा कि आधे आते हैं माता से, आधे आते हैं पिता से। वो कौन से क्रोमोसोम होते हैं? होमोलॉगस ही क्रोमोसोम ही होते हैं। ठीक। लिख लो, सेम क्रोमोसोम। ठीक। और नॉन होमोलॉगस में क्या होगा? डिफरेंट क्रोमोसोम। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? मोटे मोटे तुम्हें इतने टाइप के ही क्रोमोसोम पढ़ने हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। अब इसके अलावा कुछ डालो अब। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहले डालो लैम्प ब्रुस क्रोमोसोम। देखो सबसे पहले किसने देखा था इसको? फ्लेमिंग ने। डिस्कवर्ड बाई फ्लेमिंग। ठीक। कहाँ डिस्कवर किया था? इन oocytes ऑफ एम्फीबियंस। लिखो oocytes ऑफ एम्फीबियंस। कभी
वो साफ करने वाला ब्रश देखा है, जो टेस्ट ट्यूब साफ करते हैं इससे, देखा है? तो ब्रश ऐसा होता है वो, दोनों तरफ उसके बाल निकले रहते हैं। देखा है ना? कभी लैब में टेस्ट ट्यूब साफ करने के लिए जो ब्रश दोनों तरफ निकले रहते हैं ना, तो वही है ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, इसी तरह का होता है। मतलब इसमें क्या होता है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब समझ में आ रहा होमोलॉगस क्या है? होमोलॉगस का मतलब जो एक जैसे होते हैं क्रोमोसोम। तो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं, और कंबाइन करने के बाद ये क्या बना लेते हैं, ढेर सारे ये लूप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? लूप। ये दिख रहा है, ये लूप, ये कई सारे बना लेते हैं। दो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में फ्यूज हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, लूप। और इन्हीं लूप में क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक, लिखो। टू होमोलॉगस क्रोमोसोम टू homologous chromosome fuse together fuse together fuse fuse together to form loop loop। ठीक, अगला पॉइंट लिखो। इन दीज लूप इन दीज लूप in these loop RNA synthesis in these loop RNA synthesis take place। ठीक है, ऐसे ये दो तीन क्रोमोसोम आपस में मिल जाते हैं, ये ऐसे इस तरह से। ठीक, और ये क्रोमोसोम क्या कहलाएगा, लैम्प ब्रुस क्रोमोसोम। ठीक, और ये जो निकले हुए इन्हें क्या बोलेंगे, लूप। और इन्हीं लूप में होता है क्या, आरएनए का सिंथेसिस। ठीक, अगला लिखो, जायंट क्रोमोसोम, या इन्हीं को बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। या इन्हीं को बोलते हैं सैलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। सब सेम एक ही के नाम है। इसको डिस्कवर किया था बाल बियानी ने। आज क्रोमोसोम खत्म कर देना है, 5-10 मिनट और लगेगा, बस खत्म, बस मैक्सिमम 5-7 मिनट बस। ठीक, किसने डिस्कवर किया था, बाल बियानी ने। और लिखा ना सैलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, मतलब कहाँ डिस्कवर किया होगा ये, सैलाइवरी ग्लैंड्स में, यहाँ सैलाइवरी ग्लैंड्स में। किसकी, एक डिप्टेरन फ्लाई थी। एंटोमोलॉजी में पढ़ते होगे ना, डिप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, कोलियोप्टेरा। वहीं डिप्टेरा वाली एक मक्खी थी, उसमें डिस्कवर किया था। लिखो, डिस्कवर्ड बाई बालबियानी इन सैलाइवरी ग्लैंड, डिस्कवर्ड बाई बालबियानी इन सैलाइवरी ग्लैंड ऑफ चिरोमोनस। चिरोमोनस है ये, चिरोमोनस क्या है, या काइरोमोनस, टिप्टेरा है, टिप्टेरन मक्खी है ये, काइरोमोनस। ठीक, ये कैसा होता है, नाम से देखो दिख रहा है जायंट क्रोमोसोम, मतलब एकदम भयंकर वाला होगा ना, राक्षस जैसा। तो इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम में जनरली कितनी क्रोमेटिड होती हैं,
कितनी होती हैं? एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमेटिड? दो होती हैं। इसमें क्या होती हैं? 5 बड़ी और एक छोटी क्रोमेटिड हो जाती है। मतलब ये इस तरह से बनता है। ठीक, इतना बड़ा होता है ये क्रोमोसोम। इसमें 5 क्रोमेटिड है, सब में ऐसे ऐसे मतलब वो तो रहता ही है। ठीक, तो इसमें 5 बड़ी आर्म होती हैं और एक छोटी आर्म होती है। कुल मिला के इसमें कितनी क्रोमेटिड हो गई? 6 क्रोमेटिड होती हैं। और जो ये बीच वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्रोमोसेंटर। वहां क्या बोलते थे? सेंट्रोमियर। इसमें क्या बोल देते हैं? क्रोमोसेंटर, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा बनता है स्पेस। ठीक, लिखो। कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 5 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट आर्म। ठीक, 5 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट आर्म। तो ये हो गया 5 लंबी एक छोटी आर्म। ये जो मिडिल वाला पोर्शन होता है इसको कहते हैं क्रोमोसेंटर। ठीक, अब पफ जानते हो? पफ क्या होता है? जो फूला फूला होता है, जो जो लड़कियां बनाया करती है ना, वो फूला फूला पफ, वही पफ। तो ऐसा ही पफ होता है ना, फूला फूला। तो ये जो रीजन निकल आता है इसको बोलते हैं, जैसे उसमें बनता था लूप। ठीक, जो तुम्हारा पीछे पड़े थे हम, उसमें क्या बनता था? लूप। यहाँ क्या बनता है? पफ। ये जो बनेगा ये क्या कहलाएगा? पफ। वहां बनता था लूप। ठीक, तो वहां लूप में आरएनए का सिंथेसिस होता था, यहाँ पफ में आरएनए का सिंथेसिस होगा। लिखो, प्रेजेंस ऑफ लूप, ए प्रेजेंस ऑफ पफ। केवल इतना लिख लो, प्रेजेंस ऑफ पफ। पफ पफ, प्रेजेंस ऑफ पफ। अगला पॉइंट लिख लो, आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस takes place in RNA synthesis takes place in puff। और लास्ट लिख लो, बी क्रोमोसोम। तीसरा है स्पेशल टाइप का बी क्रोमोसोम। क्रोमोसेंटर लास्ट लिख लो। बी क्रोमोसोम केवल इसे एक क्वेश्चन पूछता है, इसके दूसरे नाम कि क्या कहलाता है ये, और बहुत सारे इसके नाम है, सब पूछता है। लिखो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, सुपर न्यूमेरी क्रोमोसोम, एसेसरी क्रोमोसोम, ये सारे इसके नाम हैं। बस, इसमें और कुछ नहीं पूछता है। तुम्हारा क्रोमोसोम पूरा खत्म। इस क्रोमोसोम को अच्छे से पढ़ लेना, तो बाकी चीज़ें तुम्हारी समझ में आएगी, क्योंकि अब आगे टर्म यही आएंगे। कहीं लिखा होगा होमोलॉगस, कहीं लिखा होगा नॉन होमोलॉगस, कहीं लिखा होगा हैप्लॉइड, कहीं लिखा होगा गैमेटिक, कहीं लिखा होगा सोमेटिक। ठीक, कहीं बोले क्रोमेटिन, कहीं बोले क्रोमेटिड। तो अब यही टर्म चलेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, अगली क्लास में जब होगी तब पढ़ेंगे हम सेल डिवीजन। ठीक, तो एक बार मोटा मोटा सेल डिवीजन देख लेना। ठीक, और कुछ पूछना हो तो पूछो।
कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना? चलो ठीक है, धन्यवाद।